हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए जो ये बेसिक क्लास है गणित का, ये होना अनिवार्य है, जिससे सभी बच्चे आसानी से बेसिक को समझ सकें। इसमें मैं आपको 0 लेवल से गणित चालू कराऊंगा, जिसमें जो बच्चा गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो बच्चा गणित को आसानी से समझ सकता है। तो गणित का आज बेसिक मैथ्स में सबसे पहले मैं चालू करता हूँ 0 से, शून्य से, अर्थात हम जानेंगे कि शून्य के क्या क्या फैक्ट्स हैं, शून्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। 0 अर्थात शून्य लेवल से, हम किस लेवल से देखेंगे? शून्य लेवल से। देखो, जो शून्य है, शून्य के हम क्रियाओं को जानेंगे। शून्य क्या होता है, तो सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शून्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले है कि यदि हम किसी संख्या को यदि हम शून्य से गुणा कर दें, कोई भी संख्या आपके पास XYZ किसी भी संख्या को यदि आप शून्य से गुणा करते हो तो उस संख्या का मान शून्य आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखा है आपको। जिस बच्चे को वीडियो द्वारा लिखना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो वहां से लिख सकता है, मैं वीडियो में पूरा लिख नहीं सकता। समझ गए? तो आप जैसे लिखोगे, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूं, जैसे आपको 6 का गुणा 0 के साथ करना है। देखो, कोई भी संख्या है यदि उसका गुणा 0 के साथ होता है तो आंसर कितना आएगा? 0। 6 शून्य का शून्य आता है, शून्य। ऐसे ही मैं अलग कोई भी संख्या ले लूं, जैसे मैंने लिया 2 × 4 × 2 × 4 × 3 × 0 × 3 ऐसे ले लिया। तो यदि इसके इंटू में अर्थात गुणा में आपका यदि 0 आता है तो इस सब का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको शून्य के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए, और आपको मैं बहुत कुछ देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। समझ गए? आगे, यदि हम किसी संख्या को, हमारे पास कोई संख्या है XYZ, कोई भी संख्या ले लो। दूसरा फैक्ट है, यदि कोई संख्या 18 है, यदि मैं इस संख्या को 0 से भाग दूं तो, अर्थात 0 से भाग देना, ये तो आप भाग देना, अर्थात 0 से हम 18 को भाग देंगे। तो यदि हम 0 से 18 को भाग देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ये अपरिभाषित है, 0 का भाग कभी 18 में जा ही नहीं सकता। समझ गए? हम कभी भी हो 0 का भाग 18 में कभी नहीं जाएगा। भाग हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं में जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं में जाता है। जैसे 5 का भाग आपको 10 में देना है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग जाता है। तो क्या 0 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये अपरिभाषित होता है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। यदि हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमारे पास जो भागफल है वो 0 प्राप्त होता है। समझ गए? जैसे 20 है हमारे पास, 20 कोई संख्या है, 20 का भाग यदि हम 0 में देते हैं तो 20 शून्यम का शून्य प्राप्त होता है। समझ गए सभी बच्चे? यहाँ तक सभी का बेस कंप्लीट है। ये शून्य के बारे में थोड़ा नॉलेज है जो आपको पता तो है पर आपको क्लियर पता नहीं रहता। समझ गए? तो यदि किसी संख्या से
हम 0 को भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। समझ गए सभी बच्चे? किसी संख्या की घात 0 होने पर, ठीक है, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, उसकी घात 0 कर दो, उसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए? जैसे मैं 18 लेता हूं, 18 की घात 0, अर्थात इसका मान कितना है बेटा? 1 है। कितना है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 5 की घात 0, ये एग्जांपल दिया मैंने। 5 की घात बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है, जो ऊपर जुड़ता है, ऊपर रहता है, इसको घात कहते हैं, ठीक है। तो 5 की घात 0, इसका मान अर्थात 1। सभी बच्चे समझ गए कि यदि किसी संख्या को हम स्वयं से भाग देंगे, देखो भाग देने के ये वो है, नियम है, सुन लो। यदि कोई संख्या हमारे पास, उसको मैं स्वयं से भाग देता हूं, किससे भाग देता हूं? स्वयं से भाग देता हूं। किसी संख्या को यदि मैं स्वयं से भाग देता हूं, माना कोई संख्या मेरे पास 14, इसको मैं खुद 14 से भाग दे रहा हूं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 14 का भाग, यदि मैं 14 एकम 14, तो अर्थात 1, इसका उत्तर आया। समझ गए? उत्तर ये नहीं होता, ये शेष फल होता है, ठीक है, भागफल ही उत्तर होता है। अगर ऐसा नहीं आता, ऐसे 14 एकम 14, तो यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग देंगे हम, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 17 का भाग 17 में दिया, 17 एकम 17, 15 का भाग 15 में दिया, 15 एकम 15, तो लिखेंगे सभी बच्चे, किसी संख्या को कोई भी संख्या है, यदि उसको स्वयं से भाग देने पर क्या आएगा? उसका मान कितना आएगा? 1 आता है, या 1 होता है लिखेंगे आप, ठीक है, 1 होता है। समझ गए? किसी भी संख्या को हम स्वयं से भाग देंगे, उसी संख्या से भाग देंगे, तो हमारा मान कितना आएगा? 1 होगा। और जैसे इसका एग्जांपल ये है, 14 में 14, 17, है ना, स्वयं। जैसे 100 का भाग 100 में, 100 एकम 100। दूसरा एग्जांपल, इतना 1 2 3 4 5 6, इतना एकम 1। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि वो संख्या हमारे किसी संख्या को स्वयं से, अगर वो खुद पहले संख्या है और उसी से ही यदि उसको भाग दिया जाए, तो उसका मान कितना होगा? 1। समझ गए? ये थे हमारे थोड़ा सा गणित के नियम। इन नियमों को आप याद करें। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं जोड़ और घटाना। समझ गए? किस प्रकार हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। बहुत बच्चों का ये बेस क्लियर ना होने की वजह से वो किसी भी प्रकार का इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं हमारे, या जो मैं ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से आपकी तैयारी में काम भी करेगा। आपको इस बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। समझ गए? तो ये बेस यहीं तक नहीं, वो आगे भी काम आएगा आपका। समझ गए? तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा जोड़ और घटाना, चिन्हों का जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना तो मुझे पता है आपको आता है, ठीक है। और यदि आप चिन्हों का जोड़ और घटाना ध्यान नहीं रखते तो आप किसी प्रकार का गणित से संबंधित प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। समझ गए? देखो,
अब पढ़ते हैं हम जोड़। दूसरे पेज में लिखेंगे आप सभी बच्चे, जोड़ व घटाना। जोड़ और घटाने के भी कुछ नियम हैं। क्या है? कुछ नियम हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा धन का आता है। पहला नियम है ये कि यदि हम धनात्मक संख्याएं लें, किसी भी प्रकार के 2, 3, 4, 10 कितने भी धनात्मक संख्याएं लें, हम यदि उनको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर किसमें आएगा? धन में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, किसी प्रकार की कोई भी 2 धनात्मक संख्या ले लो, 5 + 20। देखो बेसिक में थोड़ा सा ये समझना आपको, ये संख्या 5 है। क्या है? 5 है, परंतु इसके आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको। दिख रहा है? नहीं। तो जिस संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है तो उसको प्लस का मानते हैं। समझ गए? अर्थात 5 किसका यहाँ पे? जोड़ का है। तो कोई भी संख्या है, यदि आपके पास ये संख्या दी हुई है, मैं कह रहा हूं कि जो 20 है, इसका किस चीज का चिन्ह है? इसका चिन्ह किसका है? धन का या ऋण का? तो इसका पता कैसे चलता है? इसका पता किसी भी संख्या का जो चिन्ह होगा वो उसके आगे वाला होता है। कौन सा वाला होता है? आगे। जैसे 20 है, इसका चिन्ह ये है, अर्थात आप बोलेंगे 20 किस में? माइनस में है। समझ गए? अगर मैं कह दूं 10 किस में है? ये प्लस का 10 है। और यदि मैं बोल दूं 20 किसका है? माइनस। अगर मैं ऐसे बोल दूं 5 है, बताओ भाई इस 6 का कौन सा चिन्ह है? तो इसके, मैंने कहा इसके आगे वाला चिन्ह देखते हैं, और आगे वाले चिन्ह में मैंने ये कहा जिस संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो धन का है, अर्थात ये 6 किसका है? धन का। यदि मैं पूछ दूं x माइनस x, बता दिया इसका चिन्ह क्या है? इस x का चिन्ह क्या है? तो आपका माइनस का चिन्ह। तो समझ जाओ, कोई भी संख्या होगी उसके आगे वाला उसका चिन्ह कहलाता है। समझ गए सभी बच्चे? किस किस को ये पहले से पता था? हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो ये आपका बेस है बेटा। जब आपको यह आएगा आपको गणित अच्छे से आ जाएगी। समझ गए? तो कोई भी संख्या है उसके आगे वाला जो चिन्ह होगा उसको, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, इस संख्या का चिन्ह माइनस का, इसका चिन्ह प्लस का, इसका चिन्ह प्लस का, 20 का क्या चिन्ह है? माइनस का। समझ गए सभी बच्चे? ये है आपका बेसिक। समझ गए? अब मैं इसको हल करता हूं। मैंने सबसे पहले कहा धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का आता है, ये नियम है। ठीक है, तो देखो धनात्मक संख्याएं, क्या इसके आगे प्लस का चिन्ह मान सकते हैं? जी है। ये धन है तो क्या धन धन है? जी है। तो धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ेगी। 20 और 5 25। और ये 25 मैंने ऐसा लिख दिया तो समझो इसके आगे किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। तो धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह धन का आता है, और धन के चिन्ह को हम लिखते नहीं हैं। हाँ, जब इसके पीछे, किसी संख्या के पीछे यदि कोई और संख्या है तब लिखना जरूरी होता है। माना अगर मैं 25 लिख दूं, मैंने कहा कि धन, इसके साथ धन करना है आपको 7, क्या करना है? तो आप तो ऐसा लिखोगे नहीं, ऐसा लिखोगे नहीं, लिखोगे यहाँ पर नहीं तो ये 257 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिन्हों द्वारा दिखाना पड़ता है, अर्थात ये प्लस है। समझ गए? इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इससे साफ पता चल रहा है प्लस का। तो जिस संख्या के आगे यदि हम प्लस नहीं लिखते हैं तो समझ जाओ वो प्लस का ही है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो धन का है। समझ गए? तो लिखो धनात्मक संख्याएं
धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं व चिन्ह धन है ना, आप धन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, पर धन का मानते हैं उसको, है ना, धन ही चिन्ह धन का आता है। समझ गए? तो धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, जुड़ तो गई, पर सदैव चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और प्लस का दिखते नहीं है, 25 के आगे धन का चिन्ह मानते हैं। समझ गए? जिस संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह ना हो तो वो किसका है? धन का है। समझ गए? किसी भी संख्या का ले लो, अगर मैं y ले लेता हूं, y का चिन्ह क्या है? इसके आगे देखो, आगे कुछ नहीं, ऐसा धन का है। समझ गए? तो लिखो इसको, और इसी में नोट भी लिखो, नोट, यदि किसी संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह न हो तो उसे धन का चिन्ह माना जाता है। समझ गए सभी बच्चे? तो यदि किसी संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह है तो उसको किसका मानेंगे? धन का मानेंगे। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी व चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। समझ गए? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल है, यदि 5 - 7 कर दूं। देखो मैंने कहा किसी संख्या के आगे चिन्ह ना हो तो धन का है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं और चिन्ह किसका आएगा बेटा? बड़ी संख्या का। तो देखो यदि मैं इसको घटाता हूं, देखो अभी नियम ने क्या कहा? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो देखो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, प्लस का 5 माइनस का 7, समझ गए? ये आपस में क्या हो रहे? घट रहे। देखो धन ऋण का ऋण, अर्थात ये घटेगा। 5 7 में से 5 गया 2, परंतु बड़ी संख्या का चिन्ह, इसने कहा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो देखो बड़ी संख्या का चिन्ह 7 है, 7 के आगे क्या है? माइनस है, तो माइनस का 2 आएगा। समझ गए सभी बच्चे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। समझ गए? इसका मैं थोड़ा सा और एग्जांपल आपको देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाए। जैसे 9 - 11, देखो प्लस का है माइनस का है प्लस का और माइनस का है, तो अर्थात ये घटेगा। देखो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी, तो घटा दो, 2 बचा,
और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। देखो 11 बड़ी है ना, 9 बड़ा है 11, 11 का चिन्ह बताया था। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे वाला होता है। कौन सा वाला होता है? आगे वाला। आगे क्या है? 11 है ना बड़ी संख्या, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2। यदि मैं और एग्जांपल ले लूं, कोई एग्जांपल लेता हूं, 6 माइनस 26। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटेगी तो घटा दो। 20 में से 6, 26 में से 6 क्या? 20। और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या 26, 26 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस का 20। समझ गए सभी बच्चे? ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। तो जब हम चिन्हों का जोड़ करेंगे या चिन्हों का घटाना करेंगे, समझ गए, हमेशा आपस में जुड़ेगी या घटेगी जो भी होगा, पर हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, चिन्हों वाला। समझ गए? देखो यहाँ पे धन ऋण का ऋण, ये घट गया, 26 में 6 गया 20, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या था? माइनस, इसलिए -20 आया। आप इसको 20 नहीं कहोगे, आप इसको -20 कहोगे। समझ गए? यही दूसरा, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूसरा भी समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ऋणात्मक वाला भी समझाता हूं। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या होते हैं बेटा? जुड़ती हैं। ठीक है, वो चिन्ह जो होगा, चिन्ह क्या होता है? ऋण, अर्थात ऋण का ही आता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याएं, जैसे 2 ऋणात्मक संख्याएं ले लो, -4 -6। देखो ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़ रही है 6 और 4 10, परंतु चिन्ह किसका आएगा बेटा? तो माइनस का। समझ गए सभी लोग? सभी बच्चे समझ गए? तो ये है आपका जोड़ और घटाने के नियम। मैं इसी का कुछ एग्जांपल और आपको दिखा देता हूं, फिर आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करो। समझ गए? जैसे -8 -20, ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, 20 और 8 28, परंतु चिन्ह ऋण का आता है। समझ गए? ऋणात्मक संख्याएं, जैसे ऋणात्मक संख्या कोई भी ले लो और कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लो। समझ गए? किसी भी प्रकार का ऋणात्मक संख्या लो, ऋणात्मक 2 संख्याएं लेनी आपको। अगर एक धन है एक ऋण है, समझ गए, वहां पे तो घटेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ऋणात्मक ऋण संख्या वहां पे जुड़ेगा, परंतु चिन्ह आएगा ऋण माइनस का। जैसे -10 और -30, ऋण का धन 30 और 10 40, परंतु माइनस का 40 आएगा। समझ गए? ये था आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक का पार्ट 1। इसमें मैंने आपको जोड़ और घटाना सिखाया। कल सिखाऊंगा आपको गुणा और भाग। ये आसान नहीं है, ये हर जगह हर क्वेश्चन में आप कोई भी प्रश्न करो, उस प्रश्न में ये होंगे ही होंगे। और यदि आपको इनका नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आसान है ये, आपको अभी मैंने पढ़ा दिया, आसान है। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ेगी, चिन्ह ऋण का आएगा। बस ये तो है, और क्या है इसमें? समझ गए? बस आपको थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं थोड़ा HW देता हूं, सभी बच्चों के लिए HW है, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क के लिए है 8 - 20, 20 - 80,
20 प्लस 30, ठीक है। आप इसको करोगे -40 -90, इसको पढ़ना और तब समझना है इसको, समझ गए। -70 प्लस 40, आप इन प्रश्नों को हल करो, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आएगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो इस वीडियो को देख लेना, और जिसको और अच्छे से और क्लियर करना तो आपने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना, समझ गए।